हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए देखिए 1 चैप्टर से लेके 6 चैप्टर तक का जितना भी नोट्स है वो लाए हुए हैं। देखिए आप मैथ में कितना भी तेज क्यों नहीं हो, लेकिन अगर ये वीडियो आप नहीं देखिएगा तो आपका जो वर्ड वाला प्रॉब्लम वाला जो आता है वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, ये जो संख्या है क्या है, 2/3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो भी। या सिंपल सा बात आप यही याद रखिए कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या के प्रकार, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक किसको कहेंगे? तो वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्या, मतलब जो संख्या शून्य जो है 0 से बड़ा होता है उसको हम धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो पॉइंट है, ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से कम होती है, यानी छोटा होता है, उसको ऋणात्मक संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए -1, -2, -3, इस तरीके की संख्या को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वास्तविक संख्या के वर्गीकरण, तो दोस्तों देखिए वास्तविक संख्या के वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है, ठीक है ना। पहला जो है परिमेय संख्या, दूसरा का अपरिमेय, तीसरा का पूर्णांक, और चौथा जो है पूर्ण संख्या, और पांचवा है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और P/Q कह सकते हैं, P/Q या X/Y के रूप में, जहाँ पर ना बोला जा रहा है कि जहाँ पर y 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या मान लीजिए, ये है क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समोच्च होते हैं जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं कहा जाए, यानी कह सकते हैं कि x/y के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, √2, जो कि रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या मेरा है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखिए, पूर्णांक क्या है? तो देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। यानी कोई भी संख्या मान लीजिए ना, मतलब शून्य भी हो सकता है, शून्य से छोटा भी हो सकता है, और शून्य से बड़ा भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो है पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है पूर्ण संख्या, यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं किए जाते हैं। कहने का मतलब पूर्ण संख्या उसको कहा जाता है ना जो पूरा हो, पूर्ण हो, उसमें दशमलव के, भिन्न के, ये सब नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो ये आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बस कंप्लीट संख्या होना चाहिए, 1, 2, 3, या आप ये भी नहीं लिख सकते हैं, इसको आप नहीं पूर्ण संख्या कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्राकृतिक संख्या, तो देखिए यह वास्तविक संख्या के भाग है जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत तक ये समाप्त होती है। कहने का मतलब गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को, यानी 1 से लेकर अनंत तक जो है संख्या वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण जो है तथ्य है। तो देखिए
मिश्रित संख्या के अंतर्गत प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं का वितरण के गुणन। तो देखिए, बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या के प्रश्नों के योग और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह से हल करने पर प्रश्न जल्दी आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो चलिए ये चीज़ अलग है। अब यहाँ देखिए, अगर हमको एग्जाम में देखिएगा यहाँ पर HCF और LCM के सूत्र यहाँ पर है। अगर आपको निकालना होगा LCM, ठीक है ना, LCM निकालना होगा यानी लॉसा निकालना होगा, तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या भाग देना होगा HCF से। ठीक है, अगर दूसरी बात कहा जाए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है लसा गुने मसा, तो उसके बराबर होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फार्मूला है। ठीक है, पहली संख्या अगर निकालना होगा तो लसा गुने, जो कहने का मतलब LCM गुने HCF बट्टा में दूसरी संख्या, तो आपकी संख्या। तो आपके एग्जाम में अगर किसी तरह का ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए 10 है, दो संख्याओं का गुणनफल 10 है और उसमें से एक संख्या 2 है, तो क्या कीजिएगा, तो इस फार्मूला पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर, तो इस पे भर के निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हो तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R हो, जहाँ पर 0 से बड़ा R है या बराबर है या R से बड़ा B है। ये देखिए, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बात है कि 2 से विभाजित नियम क्या है। तो देखिए, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, सम संख्या कभी भी 2 से विभाजित हो जाएगा। वहीं 3 से विभाजित, तो आप संख्या को जोड़ लीजिएगा, जिन संख्याओं को सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है, अगर इसको जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा और ये 3 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, तो ये भी समझिए कि 9 भाग लग जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो है किसको कहते हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8, ये सब 2 से विभाजित हो जाएगा, विषम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, भाज्य संख्या। देखिए, वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से एक से और इसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। कहने का मतलब एक से भी भाग लग जाए, स्वयं से भी भाग लग जाए, इसके अलावा भी कोई भी संख्या हो, दुनिया के कोई भी संख्या हो, और अगर उसमें मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 2 से लगा रहे हैं नहीं लगा, 3 से लगा रहे हैं लग गया, ऐसे करके वो हम कहेंगे भाज्य संख्या। किसी संख्या से उसमें भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जो है अभाज्य संख्या। देखिए, जिसको प्राइम नंबर भी बोला जाता है, वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और उसके बाद 11 हो गया। ये सब संख्या जो है ना खुद से लगेगा और नहीं तो एक से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए 2 या फिर 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम 1 हो। मतलब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या है, 17 है और 17 है
ये 19 है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, देखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका महत्तम 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों आपसे पूछता है एग्जाम में से निम्न में से कौन सा अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा, इस तरीका से रहेगा, या 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप किसको मारिएगा, तो आपका यही ना आंसर होगा। 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन आप इसका मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। तो आपका सही बात बन रहा है, सह अभाज्य संख्या ये है। ठीक है, चलिए कुछ दोस्तों यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में। एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 होता है, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंक के बड़ी संख्या 999 है। इस तरीक़ा से आप बढ़ते जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा बहुपद क्या है। तो चर अचर के गुणनांक तथा ऋणात्मक धन घातांक के जोड़ अथवा जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात देखिए चर अचर समझ रहे हैं ना, एक्स वाला बिना एक्स वाला जो है गुणनांक, जिसे किसी संख्या में गुणनांक हुआ होगा तो उस पर घातांक होगा, घातांक के जोड़ अथवा जोड़ घटाव गुणा ये सब जो भी होगा ना उसको बहुपद कहा जाए। या यहाँ पर देखिए ये धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों से बनी कई पदों का व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ऋणात्मक से भी जोड़, मतलब ऋणात्मक कहने का मतलब है एक्स है, पावर डाल दिए, प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो सकता है यहाँ पर, तो ये क्या है बहुपद के रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बीजीय बहुपद, देखिए चर एवं अचर बहुपदों को मिला देने से जो पद प्राप्त होता है उसको बीजीय बहुपद कहा जाता है, यानी चर और अचर। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं चर अचर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बीजीय बहुपद के प्रकार, तो देखिए बीजीय बहुपद के 2 प्रकार हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार है, एक तो अचर बहुपद है, दूसरा का चर बहुपद है। तो अचर किसको कहेंगे, अचर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिनका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं तथा अचर बहुपद का घात शून्य होता है। जैसे मान लीजिए अचर में ना, मान लीजिए आप याद रखिएगा गिनती की संख्या याद रखिए ना, 1 2 3 4 5, ये जो है ना अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान जो है सदैव स्थिर रहता है और ये बदलता नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 जो है ना अंक है तो वो क्या है, अचर है। चलिए आगे देखिए चर बहुपद। चर बहुपद का अर्थ होता है ऐसा पद जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलते रहता है उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद में एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब जितना है वो सब क्या हो जाएगा, चर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बहुपद की पहचान। तो देखिए यदि किसी व्यंजक के किसी पदों के एक घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक होता है उसे बहुपद कहते हैं। देखिए यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक, मान लीजिए यहाँ पर है घात है, ये है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है ना, ये बहुपद होगा। ठीक, दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखिएगा, दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होती है तो उसे बहुपद नहीं कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर है रूट के अंदर है, आगे बात करते हैं कैसे।
देखिए अगर रूट के अंदर होगा x तो वो बहुपद नहीं है, या पावर में होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा, या बटा में x होगा वो भी बहुपद नहीं होगा, या घात x का जो पावर है वो माइनस में अगर होता है, तो ये जो चार है ना, अगर ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात, देखिए बहुपद में चर की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इस पॉइंट के लिए हम लोग बात करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। बहुपद में चर की बड़ी घात बहुपद घात, जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा x² प्लस x⁻6 प्लस 5x। अब आप ये बताइए कि घात कितना है, तो देख लीजिए इसमें आपको सबसे बड़ा घात दिखाई दे रहा है, वही इसका बहुपद की घात कहलाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, चर की अधिकतम घात 2 है। यहाँ देखिए उदाहरण से देखिएगा, इसमें क्या है आपका घात क्या होगा, तो 2 है। इसमें आप घात देखिए कितना है, तो 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा घात 3 है। इसमें देखिए घात कितना है, तो 4 है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर बड़ा घात 4 है। तो इस तरीक़ा से जो बड़ा घात होगा ना, वही आपका बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है, देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार हैं। पहला जो है शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्वितीयक बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। शून्य बहुपद, px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कहीं भी आपका x है, ठीक है, तो अब इस पर पावर कितना है, मान लीजिए x के मान अगर 0 है, यहाँ पर तो 0 है, तो 0 के अगर पावर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, तो इसलिए हम लोग इसको शून्य घात कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। रेखिक बहुपद, तो ऐसी बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए x हमने लिख दिया, तो इस पर एगो घात छुपा है ना, छुपा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद, यानी जिसका घात 1 होता है उसको रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात जो है 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 2 माने x पर पावर, यानी क्या है चर जो है, चर मतलब समझ रहे हैं ना, x y a b c कुछ भी, तो यानी चर पर घात अगर 2 है तो उसको हम द्विघात बोलेंगे। तो यहाँ पर मेरा घात जो है 2 है ना, तो ये मेरा द्विघात हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, ये सब के सब जो है द्विघात है। चलिए आगे जो है त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर की घात, चर मतलब समझिएगा x y, जिस बहुपद में चर की घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर जैसे में है क्या होगा, 3 घात है, त्रिघात बहुपद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चर की संख्या के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के हैं, और यहाँ पर एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद, एक एक करके हम लोग इसको जान भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे में x+3, तो यहाँ पर क्या है, चर, एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल x एक ही गुना है, तो चर x y यही ना, तो एक गो है यहाँ पर x, तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, 2 चर वाले बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें 2 चर होते हैं उसको 2 चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए x y 2 गो आ गया ना,
ठीक है, चलिए आगे समझ रहे होंगे, हम उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और 3 चर वाले बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें 3 गो चर हो, 3 चर वाले बहुपद कहलाते। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई जेड, यानी तीनों है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो ये 3 चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर बहुपद का शून्यांक। देखिए किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद के शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद शून्यांक कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है, अब हम इसको x बराबर इधर ले लेंगे -2, तो ये मेरा शून्यांक कहलाएगा। ठीक है ना, तो बहुपद का शून्यांक आप समझ गए होंगे। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक फार्मूला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर इक्वेशन ए गो के रहेगा, देखिएगा, देखिए अगर एक चर वाला अगर रहेगा ये वाला, आप समझिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ऐसे दे देगा 2x + 5 का शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक बता क्या होता है, एक फार्मूला है यहाँ पर -b/a। तो आप ये समझ रहे हैं कि हाई a है, हाई b है, यहाँ भर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। या आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके बराबर 0 रख के x के मान निकाल दीजिए, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यांक एवं गुणनांक के संबंध में, तो रैखिक बहुपद की शून्यांक, जहाँ पर px बराबर ax + b, जहाँ a बराबर नॉट 0 हो तो px का शून्यांक 1 होता है। रैखिक बहुपद का शून्यांक क्या होता है, रैखिक बहुपद मान लीजिए ऐसा है, तो -b/a इसका फार्मूला होता है। ठीक है, -b/a फार्मूला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का शून्यांक। तो देखिए px बराबर ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 है। ठीक है ना, मतलब तो a के बराबर 0 नहीं है। द्विघात बहुपद के 2 होते हैं जिन्हें ग्रीक अल्फा और बीटा के से सूचित किया जाता है। तो यानी शून्यांक हम बताना होगा, तो क्या होगा, तो अल्फ़ा कोमा बीटा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आप लोग को पता होगा। यहाँ ऐसे लिखने से आप कंफ्यूज मत होइए। क्या होता है, मैंने शून्यांक हमें निकालना होगा ना, तो हम जानते नहीं हैं b ± रूट के अंदर b² - 4ac बटा में 2a। अगर अल्फ़ा बीटा का मान निकालना होता है, जैसे शून्यांक निकालना होता है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बात आता है शून्यांकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और वही शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। ये आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और शून्यांक निकालने के लिए फार्मूला ये हुआ यहाँ पर है, देखिएगा, यहाँ a² + bx + cx बराबर, एक तो सर्वसमीकक बोलते हैं हम लोग ना, तो इस फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यांक। तो देखिए px बराबर ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a ≠ 0 है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। यानी देखिए जितना घात रहेगा ना, अगर उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर उतना ही आएगा। मतलब 3 घात है तो उसका आंसर 3 गो आएगा। ठीक है, अब ये 3 नहीं आएगा, 3 गो आएगा। ठीक है ना, आप ये मत सोचिएगा, जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा गामा के से जानते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होगा, तो -b/a होगा। ठीक है, वहीं पर अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो इसका होगा c/a। ठीक, और क्या होगा यहाँ पर,
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस के डी बाई ए होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखते चलिए। और यहाँ पर शेष कुछ जो है बात शेष परिमेय संख्या थ्योरम के माध्यम से हम आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। रैखिक समीकरण। दोस्तों यहाँ रैखिक समीकरण में ये कुछ ग्राफ हैं, आप देख लीजिए। इस टाइप का ही आपको एग्जाम में ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, और दर्शाना भी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए रैखिक समीकरण क्या है, तो एक सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है। सीधी रेखा बनाने से तात्पर्य यह है कि अगर हम x एवं y विभिन्न मान ले तो इससे हमारे पास एक टेबल बन जाएगा और फिर इस टेबल में हमारे पास एक रेखा के लिए निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको बनाए तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर राशि किसको कहते हैं, तो वैसे राशि जिनका मान स्थिर नहीं होता है वह चर राशि कहलाता है। चर राशि कहने का मतलब x y z ये सब जो है चर राशि है। अचर राशि इससे पहले हम लोग देखे थे। अचर राशि मुख्य दो प्रकार के होते हैं, स्वच्छ अचर और स्वच्छ अचर, जैसे में ABCD आ जाता है, और उसके बाद निरपेक्ष अचर जैसे में गिनती आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। रैखिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, वैसे समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है वह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर ax प्लस b बराबर 0, जहाँ इसका मान तो ये क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ एक पॉइंट आया, पक्षांतर। समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। जब किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाया जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे में दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर है x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर ये बदल गया, इधर आके इसका चिन्ह बदल गया, इसी को बोला जाता है। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो किसी समीकरण में उपस्थित चरों की संख्या 2 हो उसको दो चर वाले यानी x और y दो अगर उपस्थित होगा, दो होगा तो उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें केवल एक से होगा तो हम उसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ें। दोस्तों रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण अज्ञात जो है चर को हल करने की 5 विधि है इस प्रकार। पहला जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणनखंड विधि, ग्राफीय विधि और तुलनात्मक विधि। ये 5 तरह से आप चर का जो है मतलब क्या बोलते हैं समीकरण को हल कर सकते हैं। दोस्तों हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। यहाँ तो आपका सिर्फ क्या है फार्मूला से रिलेटेड बात किया जा रहा है। यहाँ चौथा पार्ट आ गया, चैप्टर चौथा है द्विघात समीकरण। चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार को एक द्वितीय समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण। देखिए चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार को एक द्विघात का समीकरण कहते हैं। यह समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है।
जहाँ a बराबर 0 नहीं है, a, b और c अचर राशि है, अथवा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि अधिकतम 2 घात हो तथा उसका शून्यांक चर जिसका घात 2 है शून्यांक न हो तो उसकी समीकरण को द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण भी कहते हैं। जैसे पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर a एक्स स्क्वायर तो ये द्विघात पद है, a बराबर एक्स स्क्वायर तो गुणनांक है, और b एक्स रैखिक पद है, और b x का गुणनांक है, c एक चर राशि है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ देखिएगा आप, ये जो कहलाएगा द्विघात पद कहलाएगा, ये वाला द्विघात पद, ये 3 कहलाएगा गुणनांक कहलाएगा, 3 केवल गुणनांक कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ठीक है। और रैखिक पद ये कहलाएगा, रैखिक पद ये कहलाएगा पूरा। अब b जो है यानी है 5 जो है क्या कहलाएगा, x का गुणनांक कहलाएगा, 5 x का गुणनांक, और c जो है ये वाला क्या अचर पद कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण का हल, अचर राशि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं जिन्हें अल्फा बीटा गामा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण को मुख्यतः 3 प्रकार से हल किया जा सकता है। पहला जो है गुणनखंड विधि से, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधरोच्चार्य विधि से। श्रीधरोच्चार्य विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग सिंपल सा एक गुना ये तरीका अपनाते हैं गुणनखंड, जो कि ऑलरेडी हम पहले आप लोग को सिखा चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम भी हम वीडियो इस पर बना देंगे, ठीक है। और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, तो जो कि इस तरीका से बनाया जाता है। आप तो ये फॉर्मूला समझ लीजिए, या आपको इस पर सवाल एक बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। इस तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है। उसके बाद जो है श्रीधरोच्चार्य विधि में क्या होता है कि ये इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इस तरीका से, जैसे आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है x और y के मान निकालने के लिए। जैसे हम ये दे दिए, और इसको जैसे निकालना होता है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं ना कि x बराबर होता है माइनस के b आप प्लस माइनस के रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac आप बटा में 2a। इसके पर इस फार्मूला को ही हम लोग बोलते हैं श्रीधरोच्चार्य विधि, ठीक है ना। अगर जिसको हम लोग नहीं आप पढ़े हैं, विवेचक निकालिए, विविधकर निकालिए, तो वही चीज़ देखिए। यहाँ पर d विवेचक होता है, जिसको विविधकर भी बोला जाता है, डिस्क्राइबिमिनेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इस विधि से हम लोग ये लगाते हैं, जैसे d बराबर हमें निकालना होगा, यानी विवेचक निकालना होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। समीकरण जो है, अगर हम समीकरण रहेगा हमारे पास, ये देखिएगा, अगर समीकरण मेरा ये रहेगा, ठीक है, अगर उसको हम देखेंगे इस पर भर के, तो 0 से छोटा आएगा तो समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप निकाल रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बना रहे हैं, तो अगर आपका आंसर इसको बना रहे हैं 0 है, इससे इसका आंसर बड़ा आ गया, मतलब
1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। तो उसका बोलेंगे वास्तविक और असामान्य होगा। 12 आ गया, 0 से 12 आ गया, ठीक है। फिर दूसर का बात देखेंगे, द्विघात समीकरण। अगर ये हमारा समीकरण रहेगा और अगर हम इस पर भरेंगे b² माइनस 4ac पर, तो उसका आंसर 0 आ गया। तो बोलेंगे कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर 0 से 12 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वास्तविक और असमान है। और वही तीसर का पॉइंट में अगर समीकरण मेरे पास ये है b² माइनस 4ac, यानी इसका आंसर जो है 0 से छोटा आ जाएगा। अगर इस पर हम भरेंगे 0 से छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो बोलेंगे कि मूल काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फार्मूला है, द्विघात समीकरण, सूत्र एवं परिणाम। तो सभी जो है समीकरण a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि विवेचक जो है, विविधकर बोलते हैं इसको, b² माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा है, तो समीकरण को दो मूल वास्तविक होंगे। पहला जो है यहाँ पर b² माइनस लगा के तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और अगर वही चीज़ यहाँ देखा जाए b² माइनस 4ac 0 है बड़ा, तो मूल काल्पनिक होंगे। और वहीं पर अगर बात किया जाए कि 0 हो गया छोटा और ये बड़ा हो जाएगा, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब देखिए यहाँ 1 नंबर में है मूलों की योगफल, तो माइनस के b/a, मूलों का गुणनफल c/a, और बोल जाएगा समीकरण यानी बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने के लिए, तो हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे। और वहीं पर अगर जब d बराबर 0 हो तो अल्फा बराबर बीटा, यानी दोनों के बराबर हम माइनस के b/, लगा देंगे। जब अगर हम b² माइनस पर भर के देखेंगे तो चलिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में जब a प्लस b प्लस c बराबर 1 हो, तो इसका मूल भी जो है आवश्यक 1 ही होगा। चलिए आगे देखिए, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी किसे कहते हैं, ये बात है। तो कोई भी श्रेणी एक ऐसी अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणित नियम का पालन करती है, तो उसे श्रेणी में कहा जाता है। जैसे में लगातार 2 पद का अंतर समान या अचर हो, लगातार 2 पदों का अंतर सर्वत्र अचर हो, लगातार पदों के व्युत्क्रम समान हो। जैसे में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8, इसमें कितना का अंतर है, कहने का मतलब आप कोई भी संख्या आप ले लीजिए 2 4 6 8 10, जब ये समान क्रम में बढ़ रहा है तो हम इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है श्रेणी के प्रकार हैं, ठीक है ना। श्रेणी के 3 प्रकार हैं। पहला है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग को 10th में पहला ही पढ़ना है, 11th में दूसरा और तीसरा ये पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन 10th में समांतर श्रेणी, जिसको AP बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को AP ओनली पढ़ना है 10th में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, तो अभी हम लोग देख लिए थे, ऐसा समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी बराबर अंतर पर हो। जैसे अभी भी देखे थे 2 4 6, ये समान प्राप्त हो रहा है। जैसे में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण है, ये सारे के सारे जो है क्या है, श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। चलिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो देखिए श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या AP कहलाती है। इसकी इसी प्रकार दूसरी संख्या, तीसरी संख्या,
दूसरी पद, और तीसरी संख्या तीसरी पद, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है तो ये प्रथम पद है, 4 है तो दूसरा पद है, 6 है तो तीसरा पद। इस तरीक़ा से ये पद बढ़ते जा रहा है। ठीक। समांतर श्रेणी का सर्वांतर। समांतर श्रेणी का सर्वांतर, देखिए किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, कोई संख्या है, ये अभी आप देखे हैं तो इसमें 2 जोड़ा गया है, तो ये इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 ना, तो ये आपका सर्वांतर कहलाएगा। ठीक है, चलिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप, यानी देखिए व्यापक रूप ज्ञात करना होगा। तो मान लीजिए पहला पद ए हो गया, उसी में अगर ए में आप डी जोड़ दीजिएगा तो दूसरा का पद निकल जाएगा। फिर उसी में डी में 2 से गुना कीजिएगा, ए जोड़ के और 2D कर दीजिएगा, 2 से गुना, तो अगला पद निकल जाएगा। इस तरीक़ा से ये बढ़ते जाएगा, व्यापक पद प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिनका उदाहरण सहित हम देखेंगे। परिमिति समांतर श्रेणी, देखिए वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमिति समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी का एक अंतिम पद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है, 47, 48, 49 डैश डैश करके यहाँ तक दे दिया, तो इसको बोलेंगे परिमिति समांतर श्रेणी। ठीक, इस तरीक़ा से। और अपरिमिति का देखते हैं, यहाँ पर अपरिमिति समांतर श्रेणी वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमिति। कहने का मतलब है, देखिए 2, 4, 6 डैश डैश करके लास्ट में आपको यहाँ दे दिया। ठीक, तो ये क्या होगा, परिमिति कहलाएगा, परिमिति। लेकिन अगर वहीं यहाँ 2, 4, 6 और ऐसा करके दे दिया, लास्ट वाला नंबर आपको नहीं दिया है, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमिति समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए। समांतर श्रेणी का nवां पद। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो nवां पद निम्न सूत्र से निकालेंगे। हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है देखिएगा, an बराबर a प्लस n-1 d, जहाँ पर a है प्रथम पद, d है सर्वांतर, n पदों की संख्या है और an जो है nवां पद है। तो nवां पद मतलब वो कितना नंबर पर पद है। यहाँ पर समांतर श्रेणी के nवें पद को an से व्यक्त किया जाता है, या इसको हम व्यापक पद भी कह सकते हैं। ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 और 2n प्लस n-1 d, जो कि यहाँ सूत्र आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, d सर्वांतर है, Sn जो है पदों के योग की बात किया जा रहा है। उसके बाद जो है हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ है, तो उसको हम इस रूप में n/2 a प्लस an लिख सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद है तो an अंतिम पद 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला है n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो देखिए Sn बराबर n कोष्ठ के अंदर n+1/2। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि 1 से 10 तक
तो n आपका 10 हो गया। इस सबको जोड़ने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 10 तक गिनेंगे ना, उससे अच्छा है कि n के जगह पर 10 रख के जो इस फार्मूला पर बैठा ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए, तो जैसे देखिए यहाँ ए बी सी, तो ये पहला पद अब ऐसे बढ़ रहा है, तो अंत पता नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, मध्य वाला पद बी निकालना है, बी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बी निकालना है तो ए प्लस सी आप जोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ कि 2 और 6 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो बीच वाला पद निकल जाएगा। इसको समांतर मध्य बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ समांतर श्रेणी प्रथम पद ए होता है, सर्वांतर डी होता है, यानी दूसरा पद में से पहला पद हटाइएगा तो वो आ जाएगा डी। एपी का व्यापक पद जिसको हम लोग एन के नाम से जानते हैं, एनवा पद जो है एन है, यहाँ दिखाया जा रहा है। एन पदों के योग के लिए इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, एन पदों का योग के लिए ये भी फार्मूला यूज होगा। उसके बाद प्रथम पद धनात्मक के योग के लिए ये करेंगे। समांतर मध्य निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाले एक बहुभुज है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप त्रिभुज की भुजाओं को ए बी सी नाम से प्रदर्शित किया जाता है तथा कोण को कोण ए, कोण बी, कोण सी से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको शीर्ष बोला जाता है, इसको भुज बोला जाता है और इसको कोण बोला जाता है। चलिए, त्रिभुज का संकेत, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, बिंदुए ए बी सी एक शीर्ष है, ए बी बी सी और ए सी भुजा है। कोण ए या कोण, देखिए कोण ए या कोण, देखिए कोण ए को हम ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है ना। देखिए बी ए सी, बीच वाला कोण ए अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए से सी ए बी, तो आप ये कोण की बात हो रहा है, ए कोण की बात हो रहा है, ठीक है ना। वहीं पर है बी के लिए बात किया जाएगा तो कोण ए बी सी, अगर ऐसे आपको लिख के दे दे तो यहाँ बी कोण की बात किया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सी की बात किया जा रहा है, यहाँ भी सी का बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। अर्थात ये भी आप याद रख सकते हैं, या हीरोन के सूत्र से होता है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है एस, कोष्ठ के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये जो होगा रूट के अंदर हीरोइन के सूत्र से ये होता है, ठीक है। उसके बाद अर्ध यानी एस निकालने के लिए आपको होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तब एस निकलेगा, तब आप इसमें भर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुज और 3 कोण होते हैं। सामान्यतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री जो कि पाई होता है, पाई रेडियन होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से अधिक होती है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजाओं से छोटी होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाए शायद। चलिए, त्रिभुज को भुजाओं और कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। तो त्रिभुज के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसका मान 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इस सब का मान हो गया 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, और इसका फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। यहाँ समबाहु त्रिभुज के सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 3 गुने भुजा, और शीर्ष बिंदु से डाले गए अभिलंब √3/4 गुने भुजा होता है ये। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या होता है a/2 गुने √3, और परिवृत्ति की त्रिज्या होता है a/√3। चलिए आगे देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं समान हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है, ये अलग है, तो हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसका कुछ फार्मूला है। समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जो कि यहाँ भी है। अगला जो है दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये भी सेम है। दूसरा का क्षेत्रफल होता है a/4 और रूट के अंदर होता है 4b² - a², रूट के अंदर है। ठीक है ना। ये तीसरा है 1/2 साइड 2 गो गुने में साइन थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है p = 2a + b। चलिए आगे देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई के हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हम इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। उसके बाद दूसरा का है 1/2 गुने आधार गुने आधार a गुने b गुने साइन थीटा, और अर्ध परिधि होता है 1/2 a + b, यानी सभी साइड को जोड़ देंगे, और हीरोन के सूत्र से हम विषमबाहु के निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समकोण के आधार पर, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज के सूत्र, न्यून कोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। न्यून कोण का परिमाप होता है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, a + b+, आइए हीरोइन के सूत्र से, और ये है 1/2 a गुने b गुने साइन थीटा, इसे भी आप निकाल लीजिएगा। न्यून कोण का क्षेत्रफल 1/2 ये भी है, ये समकोण त्रिभुज में देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखिए इसका क्या फॉर्मूला है। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का वर्ग, लंब की लंबाई का वर्ग
प्लस आधार की लंबाई का वर्ग, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए ये लगेगा, लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए, या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई होगा। और कर्ण ये सारा का सारा आप देख लीजिए। परिमाप निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, a + b + c साइड वाला जो भुजा होता है उसको जोड़ दीजिएगा, और ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो a × b आप बट्टा में c से भाग कर दीजिएगा। चलिए, अधिकोण क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अधिकोण के जो त्रिभुज है उसके सूत्र, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, परिमाप होता है a + b + c, अर्ध परिधि होता है a + b + c बट्टा में 2, और क्षेत्रफल होता है हीरोइन का ये वाला। अब देखिए त्रिभुज की विशेषताएं, तो त्रिभुज के 3 कोणों का मान 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 2 भुजाएं का योग तीसरे भुजा से अधिक होती है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजाओं से छोटी होता है। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का मापों का अंतर तीसरे भुजाओं के माप से कम होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो यह रेखा तीसरे भुजा को समांतर होगा। त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला कोण बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होगा, और त्रिभुज के बहिष्कोण किसी बाह्य अंतःकोण के बड़ा होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। इस तरीक़ा से दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हम काटते हैं तो ये इसके समांतर होगा, इसके ये समांतर होगा। अगला है, यदि 2 भुजाओं को संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, और इसलिए दोनों भुजाएं समरूप हो गए। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण के बराबर होता है, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में, तो दोनों भुजाएं समरूप होंगे। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग तो पहली भुजा का समकोण होगा। यानी पाइथागोरस वाला नहीं जानते हैं, कर्ण स्क्वायर, वही बात यहाँ बोला गया है।